का डिफिनीशन हुआ, वो इन सब बातों को मेन इंक्लूड करता है। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू दी डेमोक्रेसी, मेजर डिसीजन तो सिर्फ इलेक्टेड से लेना चाहिए ना। इलेक्शन तो हो रहा था बट रियल पावर पब्लिक के हाथ में नहीं था ना। हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। आई होप कि पढ़ाई वगैरह सब अच्छा से चल रहा है। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जहाँ पे हमने कल एंड किया था। और हमने कल एंड किया था एक सिंपल डिफिनीशन से, जिसको थोड़ा सा इलेबोरेट भी किया था कि डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारा जो डेमोक्रेसी का डिफिनीशन था, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स इलेक्टेड बाई पीपल। तो ये तीन ऐसे पॉइंट थे जो इस टॉपिक में एक तरीके से कंक्लूजन के फॉर्म में निकला। अब इन्हीं के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एक सिंपल डिफिनीशन ये सफिशिएंट नहीं था। तो आज हम वो उन पॉइंट्स को समझेंगे जो ट्रू डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है, और इनके बेसिस पे ही हम चाहे किसी कंट्री को एनालाइज करना है, कंट्री को चेक करेंगे, चाहे किसी गवर्नमेंट को एनालाइज करना है, उनको चेक करेंगे। क्लियर? ओके। तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि गवर्नमेंट इससे पहले कि हम लोग इसमें आगे बढ़ें, ये जरूरी है कि आप गवर्नमेंट को समझो कि गवर्नमेंट होता क्या है। जब तक हम लोग गवर्नमेंट को नहीं समझेंगे, जब तक उसको क्लियर विजुअलाइज नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं बनेगा। सो गवर्नमेंट एक तरीके का सिस्टम है। व्हाट इज सिस्टम? अब जब हम लोग किसी भी टर्म में सिस्टम यूज करते हैं तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस को, कि कोई चीज है जो कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है। सो कंटिन्यूअस सिस्टम बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ तीन चीजों से ये बना होता है, तीन बातें इसमें होता है। वन इज प्रोसेस, अदर वन इज इंस्टीट्यूशन, एंड थर्ड वन इज पीपल। तो गवर्नमेंट अपने में इन तीन चीजों को इंक्लूड कर रहा है। समटाइम पीपल थिंक कि गवर्नमेंट इज अ पर्सन, सी इट्स नॉट। तो प्रोसेस जैसे हाउ लॉज आर मेड, कैसे जो है लॉज बनेगा। सी गवर्नमेंट कोई भी वर्क करेगा ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ही वर्क करते हैं। तो लॉ कैसे बनेगा? पहला, इस लॉ को इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, दूसरा ये बताता है प्रोसेस के अंदर। और इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट, तो डिस्प्यूट का सॉल्यूशन कैसे है। डिस्प्यूट अगर है तो डिस्प्यूट का सॉल्यूशन कैसे है। इंस्टीट्यूशन उस बॉडी को बताएगा जो, जैसे एग्जांपल के लिए लॉ कैसे बनेगा। सो देयर इज ए इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट, जहां पे लॉ बनेगा। ठीक है, इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास इंस्टीट्यूशन है, जैसे प्राइम मिनिस्टर। पीपल थिंक दैट प्राइम मिनिस्टर इज ए पर्सन, नो, प्राइम मिनिस्टर इज ए इंस्टीट्यूशन। एक इंस्टीट्यूशन है, अपने में पूरा स्ट्रक्चर है। और इंस्टीट्यूशन में जैसे प्रेसिडेंट, और इंस्टीट्यूशन में जैसे कि ब्यूरोक्रेसी कह लो, ब्यूरोक्रेसी यानी कि जितने भी ऑफिसर्स वगैरह आते हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन में जो डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन करता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट्स वगैरह। वहीं पीपल में, पार्लियामेंट में जैसे एमपीज, एमएलएस, जो लॉ बनाने में काम आते हैं। पीएम प्रेसिडेंट, ब्यूरोक्रेसी, पीएम वगैरह पता ही है, पीएम प्रेसिडेंट। ब्यूरोक्रेसी में जैसे कि आईएएस, आईपीएस और अदर ऑफिशियल्स, सारे के सारे। एक आप 4th ग्रेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय से लेकर टिल प्रेसिडेंट तक जितने भी पीपल हैं कम्स अंडर गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट कोई एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं है। यहीं पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस एक्सेट्रा। तो जो गवर्नमेंट है वो इन सबको रिप्रेजेंट। तो सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है, सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे यही उठता है कि जो गवर्नमेंट, क्योंकि इलेक्ट करके हम गवर्नमेंट रूलर्स को इलेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या सारे के सारे ऑल मेंबर्स इलेक्टेड,
क्या सारे के सारे मेंबर्स इलेक्टेड हैं? पहला प्रश्न यही है कि क्या सारे के सारे मेंबर्स इलेक्टेड हैं? तो आंसर ही नहीं, नो, देयर इज सम इलेक्टेड मेंबर प्लस नॉन इलेक्टेड। कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, कुछ नॉन इलेक्टेड, जैसे कि जजेस नॉन इलेक्टेड है, आईएएस आईपीएस ऑफिशियल्स अदर्स नॉन इलेक्टेड है। अब बात ये आती है फिर आगे कि इनमें से पावर किसके पास होगा, हु होल्ड पावर, पहला प्रश्न। सो दिस बेसिक डिफिनीशन रेज मल्टीपल क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो पावर किसके पास होगा? अब अगर किसी के पास पावर है भी, ठीक है, ऑब्वियसली बात है इलेक्टेड के पास है, तो ये जो पावर है तो क्या पावर एब्सोल्यूट है? डज दे हैव एब्सोल्यूट पावर? एब्सोल्यूट पावर का मतलब ये है, यहां मैं इसका अगला पार्ट डिस्कस कर रहा हूं। एब्सोल्यूट पावर का मतलब ये है कि आर दे अलाउड टू डू एनीथिंग, मीन्स अलाउड टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट। क्या ये जो चाहे वो कर सकते हैं? आंसर है नहीं, आंसर है नो। गवर्नमेंट कोई भी इलेक्ट होके आए, ऑब्वियसली बात है इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होता है, दे हैव टू फॉलो उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, और जो सिटीजन को राइट्स है, सिटीजन के राइट्स, सिटीजन्स राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के दिए हुए हैं। ऐसा नहीं होगा कि कल को कोई गवर्नमेंट आए और किसी सिटीजन के जो अधिकार है उसको वायलेट करके, क्योंकि हो सकता है वो उनको वोट ना किए हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन उनके अधिकारों को भी प्रोटेक्ट करता है और इस गवर्नमेंट को जो है इनको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? सो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस इलेक्शन से रिलेटेड, क्या क्या क्वेश्चन रेज होंगे? जैसे क्या जो इलेक्शन आपने कंडक्ट कराया वो फ्री एंड फेयर है? मतलब कोई चीटिंग तो नहीं है ना? अगर चीटिंग मिला मींस दैट कंट्री या दैट गवर्नमेंट इज नॉट डेमोक्रेटिक। क्या जो इलेक्शन पूरा कंडक्ट करा रहे हैं, मान लीजिए इलेक्शन कमीशन, वो बायस तो नहीं है? वो किसी गवर्नमेंट, सिर्फ एक गवर्नमेंट को तो फेवर नहीं कर रहे हैं, ये भी चेक करते हैं। इसके अलावा वोटर्स की अगर बात करें, जो वोट कर रहे हैं, जो इलेक्शन में वोट कर रहे हैं, क्या उनके पास फ्री चॉइस था, जिसको मन करे इसको चूज कर लें? क्या वे वेल इन्फॉर्म्ड हैं अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज? जब वो वोट कर रहे हैं, जब वो वोट कर रहे हैं तो उनको पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन है? इसके अलावा जो काउंटिंग हो रहा है वो ईमानदारी से हो रहा है कि कहीं काउंटिंग में तो चीटिंग नहीं हो रहा ना? किसी तरीके का काउंटिंग में तो चीटिंग नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है, ये चेक करेंगे। क्या जितने पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो एक कहते हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड, मींस प्रॉपर कंपटीशन उनको देखने को मिल रहा है कि किसी को ज्यादा फेवर मिल रहा है, जेन्युइन कंपटीशन है कि नहीं, ये सारी चीजें। तो ऐसे कई सारी बातों के बेसिस पे हम इलेक्शन कमीशन को या इलेक्शन के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। वहीं पीपल की बात करें तो एक तो पीपल की चॉइस हमने यहीं पे देख लिया। पीपल की बात करें तो क्या कंट्री के अंदर ऑल सिटीजन अलाउड टू वोट, कि सभी सिटीजन को वोट करना अलाउ है? ऐसा तो नहीं है कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप, जैसे कि कोई पर्टिकुलर सोसाइटी के ग्रुप जैसे कि माइनॉरिटीज या फिर वुमेन,
इनको प्रॉपर वे से अलाउड है कि नॉट अलाउड? अगर अलाउड नहीं है, इट मीन्स दैट दैट कंट्री इज नॉट डेमोक्रेटिक। क्लियर? सो दीज आर द पैरामीटर्स। ये वो बातें हैं जिनके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, उस इलेक्शन, उस पर्टिकुलर कंट्री के डेमोक्रेसी को चेक करेंगे। इसके लिए हमें कई सारे केस स्टडीज हैं जिसके बेसिस पे हम लोग उस केस स्टडीज के कारण हम इसको और डीप तरीके से समझ पाएंगे कि वो रियलिटी में जो है कंट्री डेमोक्रेटिक है कि नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए ये भी है, जो गवर्नमेंट में डिसीजन मेकर कौन है? डिसीजन मेकर कौन है? इलेक्टेड बंदा सारा डिसीजन ले रहा है कि नॉन इलेक्टेड? ऑब्वियस सी बात है, किसको लेना चाहिए? व्हेन इट कम्स टू द डेमोक्रेसी, मेजर डिसीजन तो सिर्फ इलेक्टेड से लेना चाहिए ना। नॉन इलेक्टेड जैसे आईएएस, मिलिट्री भी नॉन इलेक्टेड में आती है। नॉन इलेक्टेड में मिलिट्री, सारे के सारे ऑफिशियल्स। सो ऐसे मल्टीपल बातें हैं जिनके बेसिस पे हम लोग चेक करेंगे। केस स्टडी समझेंगे तो हम लोग और डिटेल में करेंगे। इसको मैं मिटाता हूँ, फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, बेसिकली इसको हम समझने की कोशिश करेंगे केस स्टडीज से। जैसे कि नंबर 1, मेजर डिसीजन मस्ट टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स। किसी भी कंट्री को हम डेमोक्रेटिक तब कहेंगे जब उस कंट्री में मेजर डिसीजन वहां के इलेक्टेड लीडर्स अगर ले रहे हो। हम बात करते हैं केस स्टडीज में पाकिस्तान की। 1999 में, 1999 में वहाँ पे एक मिलिट्री हेड थे, नाम था उनका जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल परवेज मुशर्रफ, इन्होंने 99 में एक मिलिट्री कू किया। मिलिट्री कू का मतलब होता है जो सिविलियन गवर्नमेंट होते हैं, इन्होंने क्या किया, रिप्लेस्ड सिविलियन गवर्नमेंट, यानी कि जो इलेक्टेड लीडर्स हैं उनको, इलेक्टेड लीडर्स। सो 1999 में इन्होंने जो सिविलियन गवर्नमेंट था उसको रिप्लेस किया और खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव खुद को डिक्लेयर कर दिया। अब आप ये देखो, पावर जो है किसके पास आ गया, नॉन इलेक्टेड पर्सन के पास। नॉन इलेक्टेड पर्सन जो है उसके पास पावर आ गया। बाद में इन्होंने खुद को, अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। क्लियर? 2002 में इन्होंने रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम एक तरीके से वोटिंग प्रोसेस है जिसमें पीपल पार्टिसिपेट करती है, हाँ या ना टाइप ऑफ एक्टिविटी में। हाँ या ना में वोटिंग किए और इससे कुछ पावर गेन कर लिया, अपने पावर को इंक्रीज कर लिया। जैसे कि कुछ पावर के इसके अंतर्गत इन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर किया, जारी किया। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, इस लीगल फ्रेमवर्क 2002 में ही, इस लीगल फ्रेमवर्क के अंतर्गत ये कभी भी नेशनल यानी कि कंट्री का पूरा या फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव बॉडी को कैंसिल कर सकते हैं। आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझ लो। जैसे हमारे कंट्री में पार्लियामेंट है, अब कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए कि वो पार्लियामेंट को कभी भी कैंसिल कर सकता है, और चाहे विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा जो राज्यों में होता है, उसको भी कभी भी ये कैंसिल कर सकता है। आप सोच के देखो कितना पावरफुल। ऐसे कई सारे पावर इन्होंने गेन किया, उनमें से एक ये इंपॉर्टेंट। दूसरा, इन्होंने एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाया।
नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाया। इस काउंसिल के अंदर जो है, जो इलेक्टेड मेंबर्स थे वो तो थे ही, इलेक्टेड मेंबर्स तो थे ही, साथ में प्लस मिलिट्री के भी मेंबर्स थे जो कि नॉन इलेक्टेड हुए। ये जो है मिलिट्री वाले, ये एक तरीके से इनके ऊपर सुपरवाइज कर रहे थे। तो इनडायरेक्टली ये शो कर रहा है ना कि मेजर डिसीजन मेकिंग, मेजर डिसीजन, क्योंकि सिक्योरिटी, कंट्री का सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर, तो ये एक मेजर डिसीजन पावर जो है किसके हाथ में है? इन नॉन इलेक्टेड पर्सन। वहां पे सी, अगर मैं कहूं कि क्या वहां पे पार्लियामेंट टाइप का कुछ है, आंसर है यस, हाँ है। वहां पे इलेक्शन हो रहा है, हाँ हो रहा है। इलेक्टेड लीडर्स वो डिसीजन ले पा रहे हैं? नहीं, तो इसी को कहेंगे नॉन डेमोक्रेटिक। और इससे रिलेटेड एक फिगर भी आप देखने को मिलेगा, मैं यहाँ पे इमेज एक अटैच कर दूंगा। उस फिगर में मिलिट्री एक बॉडी है, एक पर्सन, आई मीन बॉडी है, मिलिट्री मैन का बॉडी, उसके अंदर डेमोक्रेसी का एक पिक्चर बना हुआ है, एक बॉक्स टाइप का है डेमोक्रेसी का। ये रिप्रेजेंट करता है, ये पिक्चर रिप्रेजेंट करता है कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी। कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी किसके कंट्रोल में है? मिलिट्री का कंट्रोल में। अभी रिसेंटली हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ। अगर आपने ऑपरेशन सिंदूर को थोड़ा सा भी ढंग से पढ़े होगे या ऑब्जर्व किए होगे, तो यूएस ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सपोर्ट किया। सी, हम जो है इस दुनिया में अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, देयर इज अ मल्टीपल कंट्रीज। और ट्रस्ट मी, कंट्रीज का इंटरेस्ट यही है आपके कंट्री को समहाउ डिस्ट्रॉय करना। दैट इज द रीजन यूथ को इस तरीके से बिल्ड किया जाता है कि आप इस वाले पोर्शन को कभी समझ ही ना पाओ। एक इंटरनेशनल पार्लेंस में ये कहा जाता है, व्हेन इट कम्स टू द इंटरनेशनल रिलेशन देन देयर इज ओनली नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट, दैट्स इट। और अगर आपको लग रहा है कि जो है अदर कंट्रीज आपका फेवर करते हैं या जो भी, भाई हर कंट्री आपको डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है। क्लियर? तो पहला मेजर फीचर्स कि जो डिसीजन लिया जाएगा वो इलेक्टेड लीडर से। जिस किसी भी कंट्री में इलेक्टेड लीडर मेजर डिसीजन नहीं ले रहे हैं, इट मींस दैट दैट कंट्री इज नॉट डेमोक्रेटिक, जो हमने पाकिस्तान के केस में देखा। ठीक है, तो ये था पहला फीचर। सेकंड फीचर है फ्री एंड फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। तो इसके अंदर दो केस स्टडीज को हम लोग समझेंगे, एक चाइना का और एक मैक्सिको। तो चाइना के अंदर अगर बात करें तो चाइना के अंदर एक नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है। हर आफ्टर एवरी 5 ईयर्स पे 3000 मेंबर्स इसके चुने जाते हैं। 3000 मेंबर्स चुने जाते हैं। ये 3000 मेंबर्स मस्ट अप्रूव्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है सिर्फ उसी से अप्रूव, या उनके जो भी 8 अलाइज हैं उन्हीं पार्टीज के बस मेंबर हो सकते हैं, इसके अलावा किसी पार्टी के मेंबर्स नहीं हो सकते। क्लियर? तो देखा जाए तो जो वहां के पीपल हैं, पीपल हैव नो
फ्री चॉइस, उनके पास कोई फ्री चॉइस नहीं है। ये सिर्फ उनको इलेक्ट कर सकते हैं जिनको ये पर्टिकुलर एक पॉलिटिकल पार्टी चूज कर रही है। सेम यही काम सीरिया में भी है। सीरिया के अंदर एक बाथ पार्टी था, उनका भी कहानी यही था सेम। उनके भी कुछ अलाइज थे कि पॉलिटिकल इलेक्शंस वाले रिलेटेड मैटर में सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वही लोग कंटेस्ट कर सकते हैं जो इस पार्टी के मेंबर होंगे। इवन अगर आप एक फोटो देखोगे, आपके बुक में दिया हुआ है कि एक लेडी है जस्टिस, वो उस कंट्री के अंदर एंटर करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि मैं भी गवर्नमेंट का पार्ट बनूं, आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट के अंदर जस्टिस भी आता है। तो फिर एक मिलिट्री वाला बंदा एक बाहर पेज निकालता है कि लो पहले ये फॉर्म भरो, मीन्स यू हैव टू बी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी। आपको पहले इस पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट बनना पड़ेगा, देन यू विल अलाउ टू पार्टिसिपेट इन आवर गवर्निंग प्रोसेस। तो ये कहीं से भी डेमोक्रेसी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, पीपल के पास चॉइस नहीं है। वही मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको जो है एक ऐसी कंट्री है जो 1930 में इंडिपेंडेंस हो गया था, इंडिपेंडेंट गेन कर लिया था। टिल 2000 तक यहां पे एक पार्टी था, नाम था उसका PRI। यही कंटिन्यूअसली इलेक्शंस को जीत रहे थे। कैसे जीत रहे थे? रीजन ये था कि ये जो है जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज उनको फोर्स करते थे कि देखो आपको जो है हमारे जितने भी पॉलिटिकल मीटिंग है उनको अटेंड करना पड़ेगा फोर्सफुली। दूसरे जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स थे वो सारे के सारे टीचर्स जो है उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को कन्विंस करते थे। ये लोग जो है टीचर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये सारे के सारे नॉन इलेक्टेड पर्सन हैं। इनसे क्या मतलब है इलेक्टेड पर्सन से? ये फोर्स करते थे कि आप जो है पार्टिसिपेट करो। मीडिया, वहां की मीडिया पूरी तरीके से जो है इनके बायस्ड होती थी, सिर्फ इन्हीं के बारे में रिपोर्ट करती थी। इनकी अच्छा खासा जो भी बढ़ा चढ़ा के बताना, इनके बारे में बताना, ये सारी चीजें। इसके अलावा कैंपेन के लिए खूब पैसे खर्च करती थी। कैंपेन में खूब मनी, बहुत सारा पैसा स्पेंड करती थी। इसके अलावा यहां पे मल्टीपल पार्टी तो अलाउड था, नो डाउट, मल्टीपल पार्टी अलाउड, बट आप चेक तो करो। अगर मान लो इलेक्शन में कोई ऐसा बूथ है जहां पे ये PRI हार रहे हैं, अगर लॉस कर रहे हैं, तो लास्ट मिनट पे ये लोग शिफ्ट कर देते थे बूथ को ही। अब सोच के देखो, मान लो एक सर्टेन एरिया है, ठीक है, इस एरिया में पता चला कि जो है यहाँ के ज्यादातर लोग जो है अपोजिट पार्टी को जो है वोट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये करते कहते लास्ट मोमेंट पे उस पूरे इलेक्शन जो कंडक्ट कर रहे हैं उसी बूथ को उठा के दूसरे बिल्डिंग में डाल दिए, चाहे जहां पे वहां की पब्लिक जो है थोड़ा सा वहां तक पहुंचने में असमर्थ हो। तो अगर इस सिचुएशन में आप देखोगे तो यहां पे इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा अदर पार्टीज को, मल्टीपल पार्टी, और यहां पे तो मल्टीपल पार्टीज है ही नहीं। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना होने के कारण समहाउ ऐसे कंट्रीज को भी हम लोग क्या कहेंगे, डेमोक्रेटिक नहीं है। क्लियर? ठीक है, तो हमारा थर्ड फीचर है 1 पर्सन 1 वोट, और उस वोट का वैल्यू भी 1 होना चाहिए, 1 वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी में ये 1 पर्सन 1 वोट यानी कि इक्वल वोट किसी भी तरीके का कंट्री के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर ऐसा कहीं पे भी वायलेशन होगा तो वो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए सऊदी अरेबिया में
टिल 2015 तक वुमेन्स को वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया था, वुमेन को वोटिंग राइट्स नो। तो ये कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिकल इक्वालिटी के अगेंस्ट है, पीपल के पॉलिटिकल इक्वालिटी के अगेंस्ट है। और ये डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे कर रहे हैं? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी इसको कंसीडर करेंगे? नहीं। वहीं एक कंट्री एस्टोनिया, एस्टोनिया एक कंट्री है यूरोप में। पहले ये रसिया पहले यूएसएसआर हुआ करता था, उसका पार्ट था। 1989 में जब रसिया ब्रेक हुआ तो एक छोटा सा कंट्री बना एस्टोनिया। तो यहाँ का प्रोविजन ये था कि कंट्री के अंदर जो रशियन पीपल है, रशियन पीपल विद इन एस्टोनिया, इनको सिटीजनशिप गेन करना टफ था, सिटीजनशिप गेन करना नॉट इजी। अब जब उनको सिटीजनशिप ही नहीं मिलेगा, सिटीजनशिप ही नहीं मिल रहा, तो फिर ऑब्वियस सी बात है वोटिंग राइट्स, नो वोटिंग राइट्स। जब वोटिंग राइट्स ही नहीं मिल रहा तो एक तरीके से ये रिप्रेजेंट करना है ना, देखो गवर्निंग एक्टिविटी में हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है व्हेन इट कम्स टू दी डेमोक्रेसी। तो ये तो नहीं कर रहे ना। और ये डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रेस के बेसिस पे कि पीपल हु बिलोंग टू रसिया या रशियन एथनिक को जो बिलोंग कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सिटीजनशिप बहुत टफ, बहुत इजी वे से नहीं मिलता था। अब जब सिटीजनशिप ही नहीं मिल रहा तो वो वोट नहीं कर सकते। ऐसे ही एक कंट्री है फिजी। फिजी जो है अंग्रेजों, आप देखोगे तो ये पैसिफिक आइलैंड में है, पैसिफिक ओशियन के अंदर एक आइलैंड है। तो यहां पर जो है पहले अंग्रेजों का एक तरीके से यहां पे रूल था, तो उन लोगों ने यहां पे प्लांटेशन वाला एक्टिविटी करते थे। प्लांटेशन एक्टिविटी के लिए वर्कर चाहिए थे, तो इन्होंने यहां से इंडियंस को ले गए थे, इंडियंस पीपल को यहां पे ले गए थे। अब जो वहां पे रह गए, जिनके आज के प्रेजेंट टाइम में मान लो जो रह गए, तो उनके ओरिजिन तो इंडियंस, तो उनको बोला जाता था इंडियंस फिजी, इंडियंस फिजी। तो जो फिजी के अंदर इंडियंस पीपल है वो इंडियंस फिजी। इनका जो वोटिंग राइट्स था, वोटिंग राइट्स तो इनको दे दिए, ठीक है, बट वोटिंग राइट्स था, आप ऐसे समझो कि अगर एक फिजी का जो है वोटिंग राइट्स, ऐसे आप समझ लो एग्जांपल के लिए बस, फिजी पर्सन का वोटिंग राइट्स अगर 1.5 है, वहीं एक इंडियंस फिजी का वोटिंग राइट्स लगभग 1 है। वोटिंग वैल्यू अगर इसका 1.5 है तो इनका जो है 1 है इंडियन फिजी का। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना नॉट इक्वल वोटिंग वैल्यू। अब अगर ये इक्वल नहीं है, किस बेसिस पे कर रहे हैं? अगेन रेस के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, तो नो डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ये डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। आप अगर ये बुक में देखोगे तो एक पिक्चर है जिसके अंदर एक, जहां पे कुछ पर्सन खड़े हैं, वो जो है चिल्ला रहे हैं 1 पर्सन 1 वोट, अलग अलग हर व्यक्ति अपना चिल्ला रहा है 1 पर्सन या 1 मैन 1 वोट। और यहीं जेल के अंदर बैठे हुए हैं, जेल के अंदर है जो है सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन जो है ऐसा माना जाता है, खैर इराक के रूलर थे, ठीक है, डिक्टेटर कह लो उस टाइम पर, रियलिटी खैर नहीं पता। डिक्टेटर जिनके पास मेन पावर, सारा का सारा ऑल पावर इन्हीं के हाथ में था। दो देयर वाज इलेक्शन तो हो रहा था, बट रियल पावर पब्लिक के हाथ में नहीं था ना। सारा पावर किसके हाथ में था? सद्दाम हुसैन को। तो सद्दाम हुसैन भी यही कह रहा है, तो भाई जो तुम कह रहे हो 1 पर्सन 1 वोट, तो मेरा भी तो यही था ना, मैं भी तो 1 ही पर्सन था,
और इस कंट्री के अंदर वन ही वोट था उस टाइम पे, सारा का सारा पावर तो मैं ही होल्ड कर रहा था। तो ये सार्केस्टिक वे से उस पिक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कि रियल पावर जो है, सारा का सारा पावर जहाँ पे एक पर्सन पे सीमित था, डेमोक्रेसी से पावर वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हर एक व्यक्ति को वन मैन वन वोट मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा था थर्ड फीचर। इसके बाद हम लोग देखते हैं फोर्थ फीचर। फोर्थ फीचर है रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। कि डेमोक्रेसी में सिर्फ इतना ही सीमित नहीं है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करा लो, उतना तक ही सीमित नहीं है। इवन रूल ऑफ लॉ और इन सब चीज़ों को भी, यानी लोगों के अधिकारों को भी रेस्पेक्ट करना। तो इसके लिए केस स्टडी है जिम्बाब्वे का। (1980) में जिम्बाब्वे इंडिपेंडेंट हुआ। इंडिपेंडेंट होने के बाद यहाँ के जो रूलर थे उनका नाम था रॉबर्ट मुगाबे। इनकी पार्टी का नाम था ZANU-PF। अब प्रॉब्लम ये था 2017 तक यही रूलर थे, कंटिन्यूअस यही रूल कर रहे थे। प्रॉब्लम ये था कि ऐसा नहीं था कि यहाँ पे मल्टीपल पार्टी नहीं था, मल्टीपल पार्टी था। पहला चीज मल्टीपल पार्टी तो था, बट प्रॉब्लम ये था कि जो अपोजिशन के मेंबर्स थे, जो यहाँ के अपोजिशन मेंबर्स थे, उनके साथ बहुत ही अन्याय होता था, उनको सप्रेस किया जाता था, सप्रेस करके जेल में डाल देना, ये सारी चीजें। अगर वो कोई रैलीज अगर कर रहे हैं, अगर रैलीज कर रहे हैं तो उसको डिसरप्ट कर देना, इस तरीके की एक्टिविटी चल रहा था। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज तो थे, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उनको उस तरीके से ट्रीटमेंट, उनके राइट्स को वायलेट किया जाता था। क्लियर? मीडिया कंट्रोल, इनका पूरा का पूरा मीडिया कंट्रोल में था। जितने भी टीवी, रेडियोस, न्यूज़पेपर थे, टीवी, रेडियो, ये सारे के सारे क्या करते थे? प्रेज करते थे एक ही पॉलिटिकल पार्टी को, एक ही लीडर को। इन सम हाउ अगर मान लो कोई एक इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर वाला बंदा है भी, कोई इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर या टीवी वाला बंदा है भी, तो उसको जो है किसी न किसी तरीके से आप कह सकते हो किसी न किसी तरीके से डिस्टर्ब करना, सप्रेस करना, परेशान करना, ठीक है, उसको, या कह लो आप जेल में डाल देना, ये सारी चीजें चलती रहती थी। हैरास करते थे। तो ये मीडिया पे भी कंट्रोल कर रहे हैं। जुडिशरी, अगर जुडिशरी ने कोई रूल दे दिया उनके अगेंस्ट है, तो दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट उस रूल को, उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। इवन ये जजेस के ऊपर प्रेशर बनाते थे, जजेस के ऊपर प्रेशर बनाते थे। तो ये क्या है? एक जुडिशरी, ये रूल ऑफ लॉ है, कम्स अंडर द रूल ऑफ लॉ। एक जुडिशरी प्रॉपर वे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो ये उसको भी वायलेट कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ को भी वायलेट कर रहे हैं, किसी के रेस्पेक्ट को वायलेट कर रहे हैं। दैट इज द रीजन इट आल्सो नॉट कम्स अंडर द डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के फीचर में अगर ये वायलेट कर रहा है तो वो भी डेमोक्रेसी में नहीं माना जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। कुछ कार्टून्स पिक्चर्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसका समरी बस खत्म। एक कार्टून है जो, इसका मेन नाम है बिल्डिंग डेमोक्रेसी। बेसिकली इस कार्टून के अंतर्गत आप देखोगे तो एक पर्सन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ऐसा लग रहा है एक पर्सन है, बट विथ सैक्स ऑफ मनी। ये है सैक्स ऑफ मनी। सैक्स ऑफ मनी रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके से वेल्दी पीपल, वेल्दी बिजनेसमैन, कारपोरेट बिजनेसमैन, कारपोरेट एंड पीपल इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट, कि ये किस तरीके से
गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये इतना गवर्नमेंट को प्रेशर डाल देते हैं कि अल्टीमेटली जो नीचे के सेक्स ऑफ वेल्थ हैं ये क्या हो गया, फट गया, ये पूरे के पूरे टियर्ड फट गए। और ये रिप्रेजेंट करता है कि कैसे इनके प्रेशर के अंतर्गत कई सारे करप्शन होने लगते हैं, करप्शन, चीटिंग, ये सारी चीजें ये रिप्रेजेंट करता है वेल्थ का बाहर निकलना। और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ मल्टीपल प्रेशर। किसके प्रेशर से, वेल्दी पीपल्स, वेल्दी बिजनेसमैन, ये इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, गवर्नमेंट को, किस मैटर में, लॉज। और वो लॉज बेसिकली होता क्या है, वो उनके वेलफेयर को रिप्रेजेंट करता है कि कैसे उनको बेनिफिट कर रहे हैं। एक पिक्चर है चाइना का जो सेंसरशिप को रिप्रेजेंट करता है। नाउ सेंसरशिप का मतलब क्या होता है, सेंसरशिप का मतलब होता है कि एक तरीके से लीगल बैन, कानूनी बैन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें, इन सब चीजों पे मतलब पीपल के राइट्स पे एक लीगल बैन। स्पेशली ये टर्म यूज होता है जैसे कोई मूवी बना रहा है, कोई न्यूज़पेपर में लिख रहा है, कोई आर्टिकल लिख रहा है, ठीक है, इन सब चीजों में मतलब किसी भी तरीके से या तो बोलने पे आजादी ना हो या फिर एक्सप्रेस, जरूरी नहीं कि आप कोई बात जो है बोल कर ही आप सामने रख सकते हो, आप हो सकता है उससे रिलेटेड कोई मूवी बना दो, कोई छोटा सा जो है शॉर्ट टीजर टाइप का, स्टोरी टाइप का बना सकते हो, कोई बुक लिख सकते हो, कोई सॉन्ग बना सकते हो जो उसको, तो इस तरीके के बैन को बोलते हैं सेंसरशिप। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे चाइना के अंदर कुछ टैंक्स हैं, ठीक है, कुछ टैंक्स हैं, टैंक्स जो है आगे मूव कर रहा है। इन टैंक्स के नीचे अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है गूगल, याहू, सिस्को, ये कंपनी है सिस्को। तो ये कैसे इनको जो है बैन कर रखा है, ये सारे के सारे बैन है वहां पे चाइना में। और इसके सामने एक बंदा है, उसके हाथ में बैग है, वो खड़ा है। तो ये पूरे इंसिडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहली बात तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरीके से ये कंपनीज जो है चाइना के अंदर बैन है। तो ये बैन का मतलब क्या है, जैसे गूगल और याहू क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इंफॉर्मेशन को, फ्लो को, तो कहीं ना कहीं ये बैन कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, और ये यही इंफॉर्मेशन का फ्लो ही, क्योंकि ये लीगल बैन है बाय द गवर्नमेंट, इट रिप्रेजेंट सेंसरशिप। इस पूरे स्ट्रक्चर को जो है चाइना में एक हुआ था तियानमेन स्क्वायर इंसिडेंट 1989 में। यहां पर हुआ ये था कि पीपल जो है डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे, डेमोक्रेसी का। तो चाइना ने पूरे एरिया में टैंक उतरवा दिए, जहां जहां पे प्रोटेस्ट हो रहा था, टैंक। तो उसी टैंक के सामने एक व्यक्ति जो है खड़ा हो गया था बिना किसी, तो इट वॉज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट, एक बहुत ही बड़ा सिंबल हुआ प्रोटेस्ट का, सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट। डेमोक्रेसी में इसको बहुत ही ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। तो उसी को जो है इस स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। मैं पिक्चर इसमें इंसर्ट कर दूंगा, आप देख लेना। फीचर ऑफ डेमोक्रेसी में हम लोगों ने जो 4 फीचर्स डिस्कस किए, उसमें से नंबर 1 था जो इलेक्टेड लीडर्स हैं उनके पास मेजर डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए। नंबर 2 था फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। नंबर 3 था इक्वल वोटिंग राइट्स होना चाहिए लोगों के पास। एंड नंबर 4 था आपका रूल ऑफ लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, यानी कि गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। इसका फाइनल डिफिनीशन क्या बना, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म of government in which major decision taken by elected rulers, पहला चीज। दूसरा, फ्री and fair election with political competition, मीन्स सारे पॉलिटिकल पार्टीज को जो है ये अधिकार होना चाहिए कि वो इजी वे से पार्टिसिपेट कर सके। तीसरा पीपल या सिटीजन
must have equal voting rights, next rule of law must be protected, और साथ में ये भी कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन, या अगले पॉइंट में ही लिख लो, देयर मस्ट बी ए कॉन्स्टिट्यूशन टू पुट लिमिट ऑन गवर्नमेंट के ऊपर लिमिट लगाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, एक बात और कह सकते हो कि सिटीजन्स के राइट्स को भी, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हो ही गया, सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इसी के अंदर वैसे इंक्लूड हो गया। लिमिट लगाने का मतलब ये है कि, तो ये आपका जो है, अब जो डेमोक्रेसी का डिफिनीशन हुआ वो इन सब बातों को मेन इंक्लूड करता है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का जो डिफिनीशन सिर्फ इतना ही नहीं था कि इलेक्शन हो जाना, रूलर को चूज करना, इट वॉज नॉट सफिशिएंट। तो यहाँ पे आपको जो है ये टॉपिक खत्म होता है, इसके आगे हम लोग कल देखेंगे।